हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, इसको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आपको कौन से महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, ठीक है, तथा लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ना है, मैं उसको भी बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका बोर्ड परीक्षा बच्चों 70 नंबर का होता है, एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है। 70 में से 20 नंबर तो आपका बहुविकल्पीय आता है और 20 में से, ठीक है, और 50 नंबर जो बचता है वो आपको प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो बच्चों, अगर आप ये 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लेते हो तो आपका 20 नंबर ये कंफर्म हो गया। और अब इस 50 में से बच्चों 40 नंबर का आपका लघु उत्तरीय तथा विस्तृत उत्तरीय आएगा और 10 नंबर आएगा मानचित्र का, ठीक है। तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय पढ़ना है ताकि आपका 40 नंबर ये भी कंफर्म हो जाए। और मानचित्र मैं आपको बाद में जो है भरना सिखा दूंगा कि मानचित्र कैसे भरा जाता है, ठीक है बच्चों। तो मैं आज आपको जितने भी प्रश्नों को पढ़ाऊंगा बस आप उन्हीं को पढ़ लो, आपका 100% जो सामाजिक विज्ञान है ये तैयार हो जाएगा। यानी आपका 70 में से 70 नंबर लाने का जो सपना है वो एकदम पूर्ण हो जाएगा अगर आप आज के सभी जो है प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है बच्चों। और अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में 95+ % लाने का तो बस आप केवल इतने प्रश्नों को पढ़ लो। इससे ज़्यादा आपको सामाजिक विज्ञान में ना तो पढ़ना है ना ही रटना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं कि करके सबसे पहले हम लोग 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं। तो बच्चों 1789 ईस्वी में ऑलरेडी टिक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो बच्चों ऑटोमान बिस्मार्क की थी, ठीक है, आपका ये ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 3 है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो बच्चों नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई, यानी आपका ऑप्शन खा करेक्ट है। प्रश्न संख्या 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया, यानी आपका ऑप्शन गा सही है। प्रश्न संख्या 5 को देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, आपका ऑप्शन का सही है और इस पे टिक कर देंगे। चलो प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ घटित हुआ? तो बच्चों चौरी चौरा कांड गोरखपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन गा सही है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो बच्चों रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या फिर द्वितीय विश्व युद्ध? तो बच्चों खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था खिलाफत आंदोलन, आपका ऑप्शन गा सही है। प्रश्न संख्या 8 को देखो, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? ठीक है, माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन या फिर जनरल डायर? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ठीक है। जब हमें हम क्रांतिकारियों को याद करते हैं तो इस दुष्ट का नाम जरूर लेना पड़ता है, क्योंकि इसके ही आदेश पर हमारे वीर क्रांतिकारियों पर जो है जलियांवाला बाग में इस गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन घ सही है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, महामंदी का वर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1919, 1924, 1929, 1934? तो बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1929 ईस्वी में पूरे विश्व में महामंदी प्रारंभ हुई और भारत में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया? तो बच्चों ऑप्शन आपका गा सही, जिनेवा में है। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो बच्चों 1914 ईस्वी में, इस पे टिक कर देना है, आपका ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 12 को देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, यानी IMF की स्थापना कब हुई? तो बच्चों 1944 ईस्वी में, आपका ऑप्शन घ सही है और इस पे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो बच्चों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, तो आपका ऑप्शन गा सही है, इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 14, 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? यानी जो 18वीं शताब्दी के जब अंत हुआ तो नए युग का प्रतीक किस चीज को माना गया? तो बच्चों कपास को, क्योंकि 18वीं शताब्दी के बाद
कपड़ा जो है यानी कपड़े की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और एक प्रकार से कह लीजिए जो है कपड़े की क्रांति हुई। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो बच्चों पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई। आपका ऑप्शन खा करेक्ट है और इस पे टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 16 को देखिए, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो बच्चों पेरियार रामास्वामी नायकर एक जो है समाज सुधारक थे। आपका ऑप्शन गा सही है, क्योंकि इन्होंने जो है दलितों और पिछड़े वर्ग को के लोगों के लिए जो है एक आंदोलन चलाया था, यानी जिनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा था उसके उनकी जो है प्रति जो है सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था, एक मुहिम छेड़ी थी, तो एक प्रकार से ये समाज सुधारक थे। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखो, गुलामगिरी का लेखक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ना बच्चों। इसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले। अगर टाइम मिले तो ये बुक जरूर पढ़ना, ये मेरी तरफ से एडवाइस है, ठीक है। इसमें जो है आपका भारत, जो पुराना भारत है उसका सचित्र वर्णन मिलेगा कि क्या क्या जो है होता था दलित लोगों के साथ। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, पंजाब में भूमि निम्नीकरण, ठीक है, निम्नीकरण का मतलब ह्रास भी होता है, कमी। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो बच्चों अधिक सिंचाई, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखो, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, यानी कौन सी मिट्टी ज्यादा उपयुक्त है? तो बच्चों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी आपका ऑप्शन का सही है, इस पे टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती बनाई जाती है? तो बच्चों सीढ़ीदार खेती जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा बनाई जाती है, जहां चाय और कॉफी होते हैं। तो बच्चों उत्तराखंड आपका ऑप्शन घा सही है इसमें। प्रश्न संख्या 21 देखो, भूमि एक डॉट 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 संसाधन है, यानी किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, कोई नहीं। तो बच्चों भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, ये नेचर के द्वारा गिफ्टेड है ह्यूमन बीइंग को। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो बच्चों चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था, आदिवासियों के द्वारा, यानी लोकल लोगों के द्वारा जो वहां रहते थे जंगलों में, वनों में। तो बच्चों ये वन संरक्षण यानी वन की सुरक्षा, पेड़ों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन संबंधित है। प्रश्न संख्या 23 को देखो, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों पश्चिम बंगाल में, आपका ऑप्शन गा सही है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, यानी किसे हरा सोना कहा जाता है? तो बच्चों जितनी भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं सबको हरा सोना कहते हैं। घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी, ठीक है, ये सब मिला के क्या बनते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पतियों को ही हरा सोना कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 25 को देखिए, सलाल बांध किस नदी पर बना है? यानी सलाल बांध जो है वो किस नदी पर बंधा हुआ है? ठीक है, तो बच्चों ये चिनाब नदी पर है, ठीक है। महानदी सतलज और कृष्णा भी है, लेकिन ये चिनाब नदी पर है, यानी आपका ऑप्शन खा सही है। चलो प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, जलमंडल यानी जितना भी जल है पृथ्वी पे उसको क्या कहा गया है? जलमंडल। तो जलमंडल का कितना भाग प्रतिशत में समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95, 96, 97, 98। तो बच्चों 97.5, 97.5% भाग समुद्र में है, बाकी जो 2.5% बचता है, ठीक है, वो बर्फ पृथ्वी के नीचे नदियों, तालाबों, सागरों में उपस्थित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन गा सही है और इस पे हम लोग टिक करेंगे। चलिए अब प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, यानी रबी की फसल। तो बच्चों चना, काला चना जो है वो रबी की फसल है, आपका ऑप्शन गा सही है, इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 28 को देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? ठीक है, यानी जिसमें रेशा निकलता है। आपने देखा होगा बहुत से पौधों को जब निकालो सूखते हैं तो रेशा निकलता है। तो बच्चों जूट, जूट में रेशा निकलता है, ठीक है, और ये रेशा बहुत उपयोगी है। जैसे आज के समय में हम रस्सी वगैरह यूज करते हैं ना, वो जूट के पौधे से ही प्राप्त होता है, उस रेशे से। तो जूट आपका ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 29 देखो, कृतन दहन कृषि यानी झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। तो झूम कृषि, दहन कृषि मिजोरम में होती है, यानी आपका ऑप्शन घा सही है। प्रश्न संख्या 30,
भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था या किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चों ये विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, भूदान आंदोलन। इसमें जिस भूमि पर जो लोग खेती करते थे उन्हें वो भूमि सरकार द्वारा आवंटित कर दी गई थी। चलो प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो बच्चों मुंबई हाई की बात हो रही, ना कि मुंबई की। तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों मुंबई हाई तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या बच्चों 32 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है, यानी परंपरागत ऊर्जा, ठीक है, का स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। तो बच्चों कोयला, ठीक है, ऐसी ऊर्जा जो खनिज के रूप में मिलती है और जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, वो परंपरागत होती है। और जिसको हम जो है निर्माण दोबारा कर सकते हैं, दोबारा उसका यूज, तो वो अपरंपरागत। तो सौर ऊर्जा वगैरह, ज्वारी ऊर्जा सब फिर से हो सकता है, लेकिन कोयला एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं हम जो है उसको बना सकते। तो आपका ऑप्शन खा सही है। प्रश्न संख्या 33 को देखो ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, यानी आधारभूत खनिज क्या है? मूल खनिज। मैग्नीज, लौह अयस्क, अपवर्तक, तांबा। तो बच्चों लोहा, लोहा जो है आधारभूत है, क्योंकि लौह अयस्क से बहुत सारे मशीनरी का निर्माण होता है जो अन्य उद्योगों, अन्य खनिजों के लिए, ठीक है, काम आते हैं। तो ये आधारभूत उद्योग है। चलो प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। तो बच्चों एंथ्रेसाइट कोयला से संबंधित है। आपका ऑप्शन घ सही है। प्रश्न संख्या 35 देखिए। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है, यानी आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? फास्फेट, नमक, जस्ता या फिर ग्रेफाइट। तो बच्चों जिसमें जस्ता, ठीक है, जस्ता पाया जाता है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? ठीक है, तो बच्चों लौह अयस्क कभी आपने पढ़ा था आधारभूत खनिज, तो आधारभूत उद्योग भी लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी मशीनें बनती हैं लोहे से बनती हैं, तभी हम अन्य खनिजों का जो है अच्छे से जो है उसको अयस्क और अन्य चीज़ों में उसकी शुद्धिकरण कर पाते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है, ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 37 देखो। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी, मोटर गाड़ी। तो बच्चों सीमेंट जो है वो चूना पत्थर को कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन खा सही है। प्रश्न संख्या 38 देखो। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? भारत जो है किस वस्तु का निर्यात नहीं करता है? काफी, तंबाकू, चाय, उर्वरक। तो बच्चों काफी, तंबाकू और चाय तो भारत में बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती हैं। ठीक है, तो ये भारत क्या करता है? भारत जो है इसका निर्यातक नहीं है, बल्कि इस जो है इसका क्या करता है? ठीक है, निर्यात करता है। उर्वरक, ठीक है, उर्वरक जो है, उर्वरक भारत में नहीं पैदा होता, इसलिए जो है भारत इसका क्या करता है? आयात करता है। यानी इसका निर्यातक नहीं बल्कि इसका आयात करता है और इन सब चीज़ों का निर्यात करता है, इन सब का निर्यातक है। तो पूछ रहा है प्रश्न कि किस चीज़ का निर्यातक नहीं है? तो उर्वरक का, ठीक है, यानी इसका आयात करता है। प्रश्न संख्या 39 देखो। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ठीक है, बहुसंख्यक वर्ग, जैसे अपने यहाँ बहुसंख्यक वर्ग हिंदू समाज है ना, ठीक है, ऐसे श्रीलंका में सिंघली जो है बहुसंख्यक वर्ग है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो बच्चों भारत में संघीय राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं। ठीक है, तो संघीय राज्य कितने हैं? 28 हैं। तो ये आपका था 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अब 41 नंबर देखते हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो बच्चों 8, एक और हो गया है। ठीक है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 8। ठीक है, प्रश्न संख्या 42। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में किस जगह पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या फिर पंचायती राज संस्थाएं। तो बच्चों पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए प्रश्न संख्या 43। इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? यानी जो बीएसपी है, बसपा, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय क्या, अब तो राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक माननीय कांसी राम जी हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 44। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? वेरी सिंपल, अगर आपने एक बार भी वोट डाला हो तो पता होगा। तो भारत में बच्चों मताधिकार की आयु वर्ष 18, यानी अगर आप 18 साल के हो गए तो आप वोट डालने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, तो मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। प्रश्न संख्या 45।
किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता। तो बच्चों ये सब जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, प्रति व्यक्ति की जो आय है यानी कमाई भी, और उसका स्वास्थ्य और शिक्षा भी अच्छा होना चाहिए। तो ये उपयुक्त तो सभी जो है निर्धारित करते हैं उस विकास, देश के विकास को। प्रश्न संख्या 46, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, यानी जो बच्चों की मृत्यु दर है वो निकाला जाता है कितने बच्चों पर, 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर, या फिर 100। तो बच्चों कोई भी अनुपात निकालते हैं तो वो हमेशा 1000 लोगों पर निकालते हैं। तो बच्चों 1000 जीवित बच्चों पर जो है शिशु मृत्यु अनुपात दर निकाला जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, ठीक है, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व। तो बच्चों उद्यमों के स्वामित्व जो है वो निर्भर है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं, ठीक है, यानी इनमें से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो कृषि हमेशा प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन का सही है। चलिए प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो बच्चों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करेंसी नोट जारी करता है। और अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी में, ठीक है। तो आप इस पे खा पे टिक कर देंगे। ये 50 ऐसे प्रश्न हैं कि अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपका बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर पक्का, कोई काट नहीं सकता, ये 100% गारंटी है। तो ये तो बच्चों आपका 20 नंबर बहुविकल्पीय का तैयार हो गया। अब हमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। चलिए तो 30 जो है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपका 16 नंबर लघु उत्तरीय से पक्का हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। इसको आपको लगभग मान के चलो 60 शब्दों में लिखना है इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, यानी जो गांधी जी ने सत्य के लिए आग्रह आंदोलन चलाया था उसका क्या अर्थ है। तीसरा प्रश्न है 1922 की महामंदी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, यानी जो महामंदी आई थी उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में लिखना है। चौथा प्रश्न है आदि औद्योगिकरण का क्या मतलब है बताइए, ठीक है, आदि औद्योगिकरण का मतलब बताना है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 5 मुद्रण संस्कृति ने भारत राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, यानी जो मुद्रण संस्कृति थी वो भारत के या भारत में राष्ट्रवाद के विकास में उसका क्या योगदान था इसके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं लघु उत्तरीय का। भूमि के ह्रास, ठीक है, या निम्नीकरण का क्या अर्थ है। भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारणों का, ठीक है, कारण क्या है उनका उल्लेख करता है। प्रश्न संख्या 7 देखो जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जैव विविधता के बारे में लिखना है तथा मानव जीवन के लिए इंपॉर्टेंस उसकी लिखनी है। प्रश्न संख्या 8 जल जो है दुर्लभता क्या है, यानी जो जल है ना उसकी दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण बताइए। इसका जो है आंसर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। प्रश्न संख्या 9 भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी भारत जो है कृषि प्रधान देश है तो कृषि का महत्व भारत में क्या है इस पर एक टिप्पणी लिखना है। बच्चों इन्हीं प्रश्नों को तैयार करना है क्योंकि हिस्ट्री बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, आप इसको रट नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। आप इसको तैयार कर लेते हो तो आपका 16 नंबर लघु उत्तरीय से पक्का हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है, यानी जो भारतीय कृषि है उसकी 3 विशेषताओं को लिखना है। प्रश्न संख्या 11 इस पे टिप्पणी लिखना है। लौह अलौह खनिज किसे कहते हैं तथा परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, यानी इन दोनों पे टिप्पणी लिखना है 30-30 शब्दों में। तो बच्चों अगर 30-30 शब्दों में लिखेंगे तो टोटल 60 शब्द का हो जाएगा, तो यानी हमें लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है। 12 नंबर प्रश्न संख्या को देखो खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों ये प्रश्न भी मैंने पढ़ा दिया है। तो खनिज संरक्षण की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पास है तो हम उसका आधाधुंध उपयोग करें, वो एक दिन खत्म हो जाएगी ज्यादा उसका दुरुपयोग करेंगे तो। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये ध्यान रखना गैर परंपरागत ऐसी, ठीक है, ऐसी ऊर्जा के स्रोत जिनका हम उपयोग दोबारा फिर कर सकते हैं, मानव जो है उनको बनाता है, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह हो गया ना, तो सौर ऊर्जा भी पढ़ लेना इसमें, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं।
आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आधारभूत उद्योगों के बारे में लिखना है जो मूल उद्योग है। प्रश्न संख्या 15, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ठीक है, सड़क परिवहन के 3 गुण बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जानते हैं सड़क परिवहन जो है चीप होता है अन्य की अपेक्षा, और हम देश के अंदर किसी भी कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, इसके लिए किसी विशेष रूट की आवश्यकता नहीं होती। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में भी आते हैं आप, सत्ता की साझेदारी यानी जो गठबंधन की सरकार बनती है उसके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 17 देखो, संघवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, संघवाद पे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, तो वीवीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18, विकेंद्रीकरण क्या है, यानी विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से तैयार कर लो। प्रश्न संख्या 19, भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो बच्चों विधायिकाओं में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण है, इसके बारे में लिखना है और इसको इस प्रश्न को तैयार करना है। प्रश्न संख्या 20 को देखो, अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। तो अगर आप यूपी में हैं तो 2 क्षेत्रीय दल, एक तो आपका सपा हो गया और एक आपका हो गया राजद। ठीक है, 2 सपा जानते हो मुलायम जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, वो राजद हो गया। 2 क्षेत्रीय पार्टी, केंद्रीय पार्टी का नहीं लिखना है, जैसे कांग्रेस बीजेपी ये सब क्या हो गई, ये सब केंद्रीय राष्ट्रीय पार्टी हो गई। ठीक है, तो क्षेत्रीय पार्टी के बारे में लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 21, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भारत जो है एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 3 प्रमुख क्या आप लोग 10 लिख सकते हो, थोड़ा सा भी अगर राजनीति में रुचि है। प्रश्न संख्या 22 देखो, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए। ठीक है, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय। प्रश्न संख्या 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, मा गा रा गा रो गा आ, यानी इसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है, अधिनियम जो ये था ना मनरेगा, ये मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी नरेगा, ठीक है, के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न ऐसे शॉर्ट में पूछ सकता है, नरेगा भी आ सकता है, तो इस पे लिखना है। प्रश्न संख्या 24 देखो, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो है उससे संबंधित है, इकोनॉमिक्स से ये प्रश्न, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लो। बच्चों मैंने सारे आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, ठीक है, और पॉलिटिक्स, चारों से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब सिलेक्ट किया, इनको तैयार कर लेते हो यार, तो आपका समझ लो कि आपको हिस्ट्री इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं, पूरा बुक नहीं रटना है। चलिए प्रश्न संख्या 25, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई या 2 अंतर बताइए। अब भैया औपचारिक ऋण अगर हम आप बैंक से लेते हो किसी सरकारी संस्था से तो औपचारिक हो गया, इसमें जो है ऋण निर्धारित होती है। अनौपचारिक क्या होता है, आप जाते हो किसी सेठ के यहाँ 10% 20% अपने दोस्तों से ले लेते हो, रिश्तेदारों से अपने मनमानी से ऋण लेता है, तो अनौपचारिक हो गया। तो यही लिखना है कि आप जो कर्जा लेते हो किससे लेते हो, सरकारी संस्था से तो औपचारिक, और गैर सरकारी तो अनौपचारिक। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखो, विदेशी व्यापार से आप क्या क्या आशय है। ठीक है, यानी जो विदेशों से व्यापार होता है उससे आपका क्या आशय है, इसके किसी 3 लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको लिखना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 देखो, लघु उत्तरीय से, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व को आर्थिक स्थिति पर समान बनाना, ठीक है, जोड़ना। अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 28, कोपरा COPRA पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 29 देखो, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। यानी जो लोकतंत्र है ना, वो कैसे जो है एक स्वच्छ सरकार का गठन करता है, इस पे लिखना है। ये लघु उत्तरीय में है, ये विस्तृत में भी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 30 देखो, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो भारत में जाति प्रथा अभी भी है ना व्याप्त, वो ठीक है, SC हैं, वो ST हैं, वो OBC हैं, फलाने हैं, इस प्रकार से वो जनरल हैं। तो जो जाति प्रथा भी हमारा भारत देश जातियों में बटा है, उसका राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पे हमें टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे। ठीक है, तो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, जिनको हम तैयार कर लें तो हमारा 24 नंबर का कंफर्म हो जाए। तो बच्चों 14 नंबर आपका कंफर्म हो गया, लघु उत्तरीय से 24 हो जाएगा इससे, तो 14 और 24 40,
और 20 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न थे तो 60 और 10 नंबर का आपका आएगा मानचित्र। मानचित्र मैं आपको बाद में फिल करना बताऊंगा। ये 60 नंबर आप अभी तैयार कर लो। चलो अब देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ओनली 15 प्रश्न है, 15 प्रश्नों को तैयार कर लो, आपका जो है 24 नंबर कन्फर्म। इन प्रश्नों के उत्तर आपको बच्चों लगभग 100 शब्दों में देना है, ठीक है। 100 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही रहे। तो प्रश्न संख्या 1 है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, लिखना है पहले चैप्टर से। दूसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, लेकिन उसका कारण क्या था, इसके कारण को लिखना है। प्रश्न संख्या 3, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, यानी महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था ना, उस पर एक निबंध लिखना है और ये विस्तृत उत्तरीय होगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों, ठीक है, 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। तो जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या की थी, उनको बताना है, उनका आंसर लिखना है प्रश्न संख्या 4 में। चलो प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआईपी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लो। विस्तृत उत्तरीय में 100% रखा है बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5, भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखी, यानी भारत में कृषि क्षेत्र की कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 6, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सौर ऊर्जा एकदम पहला चीज, इसको लिखना एकदम तय है, ये 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो इसको तैयार कर लो। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, उद्योगों के वर्गीकरण को समझाइए, यानी जो उद्योग है ना, उनके वर्गीकरण को समझाइए, उनको वर्गीकृत करना है। इस ठीक है, घरेलू उद्योग हो गए, मध्यम क्षेत्रीय, ठीक है, और उसके बाद बड़े बड़े उद्योग, तो उनका वर्गीकरण करना, समझाना है उसको, ये विस्तृत उत्तरीय में। प्रश्न संख्या 8 है आपका, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है? ठीक है, इसके 4 लक्षण बताएं, वीवीआईपी क्वेश्चन, इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लो, 100% बोर्ड एग्जाम में रखा है। चलिए प्रश्न संख्या 9, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं? यानी जो भारत में जातिगत असमानताएं हैं अभी भी हमारे समाज में, वो किस तरीके से आज भी व्याप्त हैं, इसको लिखना है आपको विस्तृत में। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? आपको लघु उत्तरीय और विस्तृत दोनों में लिखना है। लघु उत्तरीय में आप 60 में लिखोगे, 60 शब्दों में, लेकिन विस्तृत उत्तरीय में कम से कम 100 से 150 शब्दों में लिखना है, ध्यान रखना। चलिए प्रश्न संख्या 11, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संगठित और असंगठित क्षेत्रक, तो ये आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में बहुत सुंदर राइटिंग में, और केवल 2 रंग के पेन, 2 कलर के पेन, ब्लू, ठीक है, ब्लू और ब्लैक, इन्हीं का यूज करना है। आप लाल पीला नीला मत उपयोग करना, नहीं आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत सुंदर राइटिंग में और 2 ही कलर के पेन का प्रयोग करना है। चलिए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 विस्तृत का, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? यानी जो वैश्वीकरण है उससे आपका क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए, ये आपको विस्तृत में लिखना है। अगला प्रश्न संख्या 14, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, यानी जो कस्टमर होते हैं ना, उनको बहुत लूटा जाता है, तो उनको जागरूक बनाने के लिए कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उस पर प्रकाश डालिए। और प्रश्न संख्या 15 है, उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। अधिकार यानी उनके कौन कौन से अधिकार हैं, उसकी व्याख्या करना है। तो ये बच्चों आपके 15 क्वेश्चन थे विस्तृत उत्तरीय से। 15 में से आपको 4 बोर्ड एग्जाम में करना है, और आपका 24 नंबर कन्फर्म। तो अगर आप ये 15 तैयार कर लेते हो, तो आपका जो सपना है ना 95% लाने का, तो आपका समझ लो कि 60 नंबर, ये जितना मैंने बताया इसको तैयार कर लेते हो, ये आपका रखा है। और 10 नंबर का मानचित्र भी मैं बता दूंगा, तो टोटल आपका 70 नंबर सामाजिक विज्ञान में कन्फर्म। सामाजिक विज्ञान बहुत ब्रॉड है, जितना मैंने बताया बस इतना पढ़ लो। अगर ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है, तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे, माइंड में नहीं सेव होगा। हमें इसको रटना नहीं, बस केवल समझ लेना है। मेन बिंदु को याद कर रख लेना है, ठीक है, जो मेन बिंदु होते हैं, और उसमें क्या है हमें बस केवल समझना है, उसको तैयार करना है, हमें रटना नहीं है, क्योंकि इतना ब्रॉड होता है हिस्ट्री कि हम इसको रट के नहीं याद कर सकते। ठीक है,
तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको ही केवल तैयार कर लो, आपका जो है 70 नंबर बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में कन्फर्म। क्लियर? तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे भी नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।